Good morning, everyone. In last class, we have studied about the canal cross sections, and today we are going to study about the canal lining, right? So हम लोगों ने कल देखा था कि जो भी हमारे कनाल में लॉसेस होते हैं, तो वो जो लॉस होता है हमारा कनाल में, वो मेनली दो फैक्टर्स की वजह से होता है. एक होता है हमारा इवापोरेशन और दूसरा होता है हमारा क्या, सीपेज लॉस, राइट? सो इवापोरेशन लॉस जो है वो हमारा बहुत ही स्मॉल जो है वो लॉस कंसिडर किया जाता है इन कनाल क्रॉस सेक्शन. कॉज जैसे मान लीजिए जो भी हमारा जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारा कनाल में है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इवापोरेशन की वजह से जो लॉस होता है वो जो है 2 to 3% के अराउंड होता है. ठीक है, दैट इज मैक्सिमम इन समर. समर की कंडीशन में क्या होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 7% तक ही जाता है. ठीक है, तो जो हमारे कनाल के लॉसेस होते हैं 2 to 3% का, उसको हम लोग कंसिडरेबली लो मानते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इवापोरेशन के लॉसेस को बहुत ज़्यादा कंसीडर जो है कनाल में नहीं करते हैं. ऑल्दो जो हमारा कनाल क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, तो अगर इवापोरेशन के लॉसेस जो है अगर ज़्यादा हो रहे हैं और ये एक इशू फैक्टर आता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेशन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है, हम क्या करते हैं उसमें इवापोरेशन लॉस को रिड्यूस करने के लिए, या तो हम लोग उसमें शेडिंग प्रोवाइड करते हैं, किसी शेड हम लोग ने दे दिया जो भी हमारा वाटर बॉडी है. लेकिन अगर हमारी बहुत बड़ी वाटर बॉडी होगी, तो फिर हम उसमें शेडिंग में जो है हम अगर उसमें देंगे, तो हम इवापोरेशन लॉसेस को बहुत बड़ी वाटर बॉडी में हम शेडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी नहीं होगा और कन्वीनियंट भी नहीं होगा. तो बाकी अगर हमारे पास कोई स्मॉल वाटर बॉडी है और उसमें इवापोरेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग उसमें केमिकल पिल्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इवापोरेशन के रेट को हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, तो ये होता है हमारा इवापोरेशन लॉस को ख़त्म करने का तरीका. लेकिन क्या है कि जो हमारा कनाल क्रॉस सेक्शन होता है, मोस्टली जो है वो ट्रेपेजॉइड सेक्शन का होता है. हमने बहुत पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि हम मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है वो ट्रेपेजॉइड शेप मान के चलते हैं. और जब हम लाइनिंग करते हैं कनाल की किसी मटेरियल से, तो जब भी हम मटेरियल से लाइनिंग करते हैं, तो लाइनिंग का जो हमारा डिज़ाइन होता है वो जो है दूसरा होता है. उसको भी आगे आगे हम लोग न्यूमेरिकल उस पे पढ़ेंगे. जो लाइनिंग ऑफ द कनाल में ट्रायंगुलर सेक्शन बन जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो है उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करता है उसको भी देखेंगे. तो मेन जो हमारा कनाल से फैक्टर्स जो आते हैं लॉसेस का, वो बहुत बड़ा इशू होता है. और इन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, तो इवापोरेशन लॉस तो हम बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं. हम मान के चल रहे हैं कि जितना भी टोटल है उसका 2 to 3% लॉस जो है वो इवापोरेशन की वजह से हो रहा है. हाँ, अगर एक्सट्रीमली समर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा जो है अगर टेम्परेचर का अफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 7% तक राइज करता है. बट ये क्या है कि हर केस में ऐसा नहीं है. ठीक है, तो एवापोरेशन लॉसेस को हम लोग क्या कंसिडरेबली लो मान के चलते हैं, राइट? लेकिन जो हमारा सीपेज लॉस है, सीपेज लॉस की वजह से जो है सीपेज लॉस जो है हमारा कनाल क्रॉस सेक्शन में वो बहुत ज़्यादा होता है. पर्कुलेशन के माध्यम से पानी जो है वो हमारा सीप डाउन होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे क्रॉस सेक्शंस हैं, वो क्रॉस सेक्शन जो हैं वो हमारे क्या है, मतलब वो जो है अलूवियल चैनल्स हैं. तो अलूवियम चैनल्स में क्या है कि हमारा जो भी ग्राउंड फॉर्मेशंस हैं, उनकी वजह से उनसे ही हमारा जो है वो बना हुआ है स्ट्रक्चर, राइट? तो वो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि सीपेज की वजह से पानी जो है वो पर्कुलेट हो रहा है, पर्कुलेट होके वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाता है. ठीक है, तो वो जाके ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करता है. ऑल्दो वो रिचार्ज करता है, लेकिन अगर सारा पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली अगर वो सीप डाउन होगा, तो फिर जो हमने कनाल में पानी जो है रखा हुआ है, वो जो हमारा क्रॉप के हिसाब से हमको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो इरिगेशन के पर्पज से यूज़ करना है, वो जो होगा हमारा क्वांटिटी जो है उसकी कम पड़ जाएगी. ठीक है, तो ये जो हमारा सीपेज लॉस है, ये बहुत बड़ा लॉस होता है. और इसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये जो हमारा मेन लॉस है सीपेज लॉस, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो लाइनिंग प्रोवाइड करने का जो मेन हमारा मकसद होता है कि हमें लॉस को रिड्यूस करना है. ठीक है, वो भी सीवेज लॉस. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि इरिगेशन जो है वो हमारा इरिगेशन वाटर जो है वो बहुत ही एक कॉस्टली कॉमोडिटी है. ठीक है, वो कॉस्टली कॉमोडिटी है, क्योंकि जब हम लोग जो वाटर इरिगेशन के पर्पज से यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जब हमारा किसी एक कहीं पे हम उसको स्टोरेज में रखते हैं. ठीक है, चाहे वो हमारा रिजर्वॉयर हो गया या वेयर हो गया, वहाँ पे हम लोग स्टोरेज फॉर्म में उसको रख रहे हैं. कब? जब हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है तब. ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल की कंडीशन में हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. और फिर जब हमारा लेस कंडीशन, मतलब लेस रेनफॉल ईयर होता है, तो लेस रेनफॉल ईयर के हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम में जब हमारे क्रॉप को ज़रूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी
उस पानी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब लेस रेनफॉल होगा। तो ये तो जो हमारा इरिगेशन वाटर है ये एक बहुत ही कॉस्टली कमोडिटी, और उसको इस तरीके से वेस्ट जो है हम नहीं होने दे सकते, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसको कन्वे करेंगे रिजर्वॉयर से फील्ड में, ठीक, तो जब भी हम लोग कन्वे करते हैं तो ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द चैनल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, अनलाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे अनलाइंड चैनल होते हैं, तो ज़्यादातर जो है हमारे पर्कुलेशंस की वजह से, और या फिर मतलब पर्कुलेशन या सीपेज लॉसेस की वजह से ज़्यादा पानी जो है वो सीप डाउन हो जाता है। तो वो जो क्वांटिटी है हमारे पास जो बचती है वो बहुत ही जो है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं रहती है जितना कि हमको रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा इस तरीके का जो सीपेज लॉस है, जो हमारा इरिगेशन वाटर का जो सीपेज लॉस है, इसको हमें किसी ना किसी तरीके से मिनिमाइज करना है। और वो मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, जो हम लोग कनाल की लाइनिंग करते हैं, जो भी हमारा इरिगेशन कनाल है उसकी अगर लाइनिंग कर देंगे तभी जाके हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके के लॉसेस को रिड्यूस कर पाएंगे, उनको मिनिमाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग कनाल की लाइनिंग करने जाते हैं तो जो भी हमारा अर्दन सरफेस होता है, वो जो हमारा अर्दन सरफेस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टेबल लाइनिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो जो हमारा स्टेबल लाइनिंग सरफेस होगा वो किसी भी एक हार्ड मटेरियल का या फिर स्टेबल जो हमारा लाइनिंग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमारा कंक्रीट का हो गया, टाइल्स का हो गया, या असफाल्ट का हो गया, इन सबों की हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग कनाल में जो लाइनिंग देते हैं वो किन वजहों से देते हैं। अब इसके बाद आता है कि हमारा एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज, अगर हम कनाल के एडवांटेजेस को देखें कि हम लाइनिंग कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस है, तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है जिसके लिए हम कर रहे हैं कि हमारा जो सीपेज लॉस है वो कंसिडरेबली बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो सीपेज लॉस है वो हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है जब हम किसी मटेरियल से कनाल की लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लाइन चैनल है और अनलाइन चैनल, जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा सारा चैनल जो है वो लाइंड हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो हमारे लाइनिंग का मटेरियल होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू जो हमारा अनलाइन कनाल है, ठीक है। तो जो लाइन कनाल और अनलाइन कनाल में कॉस्ट का कितना अफेक्ट आता है, तो लगभग 2 से 2.5 गुना जो है वो ज़्यादा अफेक्ट आता है, जैसे जो हमारा अनलाइन कनाल है और लाइन कनाल है उसमें। तो जो हमारा लाइंड कनाल होता है उसमें लगभग 2 to 2.5 टाइम्स जो है कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो सीपेज के लॉसेज हैं वो इतने ज़्यादा हैवी हैं कि अगर हम जो या मनी सेविंग या फिर अगर हम एक्सपेंडिचर को कट कर दें और हमारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाए, तो मतलब वो फुल्ली जस्टिफाई नहीं हो पाएगा उस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ लाइनिंग का, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लाइनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ऑल्दो कि जो हमारा चार्ज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो हमारे पास इरिगेशन वाटर है वो भी एक कॉस्टली कमोडिटी है, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमको लाइनिंग जो है वो हमको उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डाइवर्ट करना ही होगा फील्ड में, और उसके लिए हमको लाइनिंग भी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला एडवांटेज तो हमारा लाइनिंग का यही है, ठीक। सेकेंड जो एडवांटेज है वो हमारा वाटर लॉगिंग की कंडीशन को, ये जो हमारा लाइनिंग है वो प्रिवेंट करता है, वाटर लॉगिंग नहीं होने देता है, और ये जो है हमारा वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक। उसके बाद से जो हमारा थर्ड एडवांटेज है, जो कैपेसिटी होती है हमारी चूजन सेक्शन की, जो भी हमारा कनाल का सेक्शन हमने चूज किया है उसकी जो कैपेसिटी होती है, लाइनिंग जो है वो उसको कंसिडरेबली राइज कर देता है, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो जो हमारा जो भी कनाल सेक्शन का हमने चूज किया है उसकी जो कैपेसिटी होगी, लाइनिंग जो होगा वो उसको इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि अगर हमारा अनलाइन कनाल है तो जो बेड्स एंड बाउंड्रीज हैं उसकी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो अगर हमारा ग्राउंड फॉर्मेशंस का बना हुआ है तो वेलोसिटी के वेरिएशन की वजह से वो जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी जो है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से ही हम लोग जो है हम लोग डिज़ाइनिंग जब भी कर रहे थे अभी इसके पहले, तो हम लोगों ने देखा भी था कि जो हमारा विड्थ और डेप्थ है उसी की वेरिएशंस पे ही सारा फिनोमिना था कि चाहे वो हमारा रिज्म कंडीशन का हो, रिज्म कंडीशन को मेंटेन करने के लिए भी लाइनिंग की बहुत ज़रूरत है कि सिल्टिंग और स्काउरिंग की प्रोसेस ना हो। तो सिल्टिंग और स्काउरिंग से बचना है, तो सिल्टिंग और स्काउरिंग अगर होने लगता है तो ही हमारे विड्थ और डेप्थ में वेरिएशन आता है, तो वो हमारी जो कैपेसिटी है कंपैरेटिवली वो क्या होती है, रिड्यूस होती है, या फिर जो है अगर विड्थ है डेप्थ है, अगर सिल्टिंग की प्रोसेस हुई तो डेप्थ पे हमारा जो सरफेस होता है उस पर डिपोजिशन हो जाता है सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल का। तो सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल अगर हमारे डिपॉजिट हो गए तो जो भी हमारा टोटल डेप्थ है वो टोटल डेप्थ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। एज वेल एज अगर हमारा वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है, ज़्यादा हो गई, अगर
क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो फिर ऐसे में क्या है कि वो बाउंड्रीज को हिट करेगा और बाउंड्रीज में जो भी हमारे ग्राउंड फॉर्मेशंस हैं उनको भी वो साथ में लेके उखड़ जाता है। तो ऐसे में जो हमारा विड्थ होता है वो भी वाइड हो जाता है, कंपैरेटिवली और ज़्यादा वाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारा हमने सेक्शन को चूज़ किया है, तो अगर हम उसमें लाइनिंग करेंगे तो हम उसकी कैपेसिटी को राइज करेंगे, उसकी कैपेसिटी को जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइनिंग से एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो हमारा कैपेसिटी इंक्रीज करने का है। लाइनिंग जो होता है वो हमारा क्या करता है, एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जब हमारा स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा तो जो हमारा वाटर का फ्लो होगा उसमें जो रेजिस्टेंस जो होगा वो कम से कम होगा, क्योंकि हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ है और स्मूथ सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन जो है उसका जनरेशन कम होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जनरेशन अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा, उन दोनों के बीच में फिर कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा नहीं। तो वाटर जो है वो जो फ्लो करता है कंपैरेटिवली जो है वो फास्टर फ्लो करता है, ठीक है। पर सेकंड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो जो है हमारा फास्टर फ्लो करता है, ठीक है। तो वो अगर अगर फास्टली फ्लो कर रहा है पानी जो है पर सेकंड के हिसाब से, तो जैसा कि अगर हम अनलाइन कनाल में देखते हैं तो अनलाइन कनाल में क्या होता है, हमारा वेलोसिटी की ही वेरिएशन पे सारा जो है अनलाइन कनाल का पूरा फिनोमिना जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो सिंस जो है हमारी कैपेसिटी है या फिर जो फंक्शन है वेलोसिटी का वो जो है हमारा राइज कर जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा हमारी चैनल की कैपेसिटी होगी, क्योंकि वो पर सेकंड उसका जो मूवमेंट है वो जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो है एक हमारा मेजर एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज अगर हम देखें कनाल के लाइनिंग की, तो जो हमारा स्मॉल एंड इकोनॉमिकल कनाल सेक्शन का है, ठीक है। स्मॉल एंड इकोनॉमिकल कनाल सेक्शन का कैसे है, जैसे मान लीजिए जो भी हमारा लाइन कनाल है उसका हमने जो बेड स्लोप दे रखा है, ठीक, बेड स्लोप जो दे रखा है वो हाई देते हैं हम। जो भी हमारा कनाल सेक्शन होता है, लाइन सेक्शन होता है, जब हम लाइन चैनल की भी डिजाइनिंग करेंगे आगे, तो लाइन चैनल की डिजाइनिंग में हम देखेंगे कि जो भी हमारा बेड स्लोप है वो कंपैरेटिवली क्या है, स्टीपर है, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया है, हाई किया हुआ है, तो इस वजह से हमारे जो वेलोसिटी का फ्लो होता है वो भी जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक। तो वेलोसिटी का फ्लो अगर हमारा हाई रहेगा तो रिक्वायर्ड, जैसे कि हमने जो डिस्चार्ज इक्वेशन पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इज इक्वल टू A इंटू V, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एरिया जो है वो हमारा लेस जो है लेस एरिया जो है रिक्वायर्ड होता है, ठीक। इस तरीके से जो हमारा सेक्शन जो है कनाल सेक्शन वो क्या होता है, हमारा इकोनॉमिकल बन जाता है, ठीक है। तो एक हमारा एडवांटेज जो है वो ये हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि जो भी हमारा कनाल सेक्शन होता है उसको एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा अनलाइन कनाल है तो अनलाइन कनाल में क्या है कि ग्राउंड फॉर्मेशंस हैं, तो अगर उस पर वेलोसिटी का इफेक्ट आता है तो वो क्या होता है, वेरिएट करता रहता है। जबकि अगर हम कोई लाइन कनाल या किसी हार्ड सरफेस से अगर हम उस पर जो है लाइनिंग कर देते हैं तो वो जो हमारा कनाल सेक्शन होता है उसको और भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जो भी हमारा चाहे वो हमारे डिप्रेशन इसमें फॉर्म हो रहे हों या होल जनरेट हो रहा हो वेलोसिटी के वेरिएशन की वजह से, तो उससे क्या करता है, ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक एडवांटेज हमारा ये हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो लो होता है। ऑल्दो जो हमारा इनिशियल कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर का इशू है कि जब हम लाइन कनाल और अनलाइन कनाल में, अभी हमने सबसे पहले ही देखा था कि 2 से 2.5 गुना ज़्यादा जो है कॉस्ट उसकी लग रही है लाइन कनाल की। लेकिन क्या है कि इसका जो हमारा अनलाइन कनाल होता है उसको बार बार हमको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि चाहे हम जितना ही मेंटेन करना चाहें कि रिज्म कंडीशन हमारी बन जाए और इनिशियल फाइनल जो हमारा रिज्म है, अगर लेसीज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो इनिशियल रिज्म, फाइनल रिज्म, ट्रू रिज्म की कंडीशन हो, बट ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। तो ट्रू रिज्म की कंडीशन को अचीव जो है वो हमारा चैनल सेक्शन कभी भी इतना ट्रूली कर नहीं पाता है कि बिल्कुल भी कोई प्रोसेस सिल्टिंग और स्काउरिंग की ना हो। तो ऐसे में क्या होता है कि हमको प्रॉपर एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा कि मेंटेनेंस की ज़रूरत आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि हर बार हमको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड पे। जबकि अगर हमारा कोई लाइन चैनल है तो लाइन कनाल में क्या होता है कि हमने जो भी लाइन कनाल फॉर्म किया है, जो भी हमने उस पर किसी मटेरियल से लाइनिंग की है, तो इनिशियल कॉस्ट तो हमारा ऑल्दो 2 to 2.5 टाइम्स हायर है, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो कम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक। उसके बाद से लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इसलिए भी है कि हमारे यहाँ पर कोई भी सिल्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है। कोई भी जो सिल्टिंग की प्रोसेस है वो नहीं हो रही है, राइट।
तो ये जो हमारी सिल्टिंग की प्रोसेस है इसमें नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे वीट का ग्रोथ होता है उसको ये क्या करता है, अवॉइड करता है। जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लाइनिंग कर दी है, तो लाइनिंग अगर हम लाइन लाइन नहीं किए रहते हैं तो लाइन अगर जैसे मान लीजिए कि हमने जो भी मटेरियल लिया हुआ है, अगर हमने उसकी लाइनिंग नहीं की है, तो लाइंड अगर हम नहीं करते हैं, तो अगर क्योंकि हमारा पानी भी फ्लो करता है और मिट्टी भी जो है हमारा चैनल में रहता है, तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं हमारे, उनका जो है वो ग्रोथ हो जाता है, या फिर जो वीड्स होते हैं, जो हमारे खरपतवार होते हैं, उनका ग्रोथ हो जाता है। तो वीड्स के ग्रोथ और जो हमारा प्लांट, जो भी एक्वेटिक प्लांट है, जो पानी में रहने वाले प्लांट है, उनकी ग्रोथ को भी ये क्या करता है, अवॉइड करता है। और जो वीड्स और जो हमारे एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो फ्लो को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट करते हैं, ठीक है। तो वो भी जो है हमारे बहुत ही हार्मफुल होते हैं, वो कनाल सेक्शंस में नहीं होने चाहिए। तो ये जो एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो जो सॉइल और वाटर का जो है वो उन दोनों के साथ जो नेचुरली एक्वेटिक प्लांट आ जाते हैं, तो जब हम उस पर्टिकुलर लाइनिंग कर देते हैं, तो लाइनिंग करने के बाद हमारा कोई भी वीट या फिर जो एक्वेटिक प्लांट है वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाता है, ठीक है। एक तो एडवांटेज ये है। दूसरा एक और एडवांटेज है हमारे पास की जो इरोजन है, इरोजन की जो प्रोसेस है, अगर हमने लाइनिंग कर दी है तो जो हमारी इरोजन की प्रोसेस है, इरोजन की प्रोसेस फिर नहीं होती है, ठीक है। इरोजन की प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि अब हमारा कोई भी ऐसा वहाँ पर सॉइल या सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल नहीं है जिनका इरोजन हो, ठीक है। और वेलोसिटी के इफेक्ट की वजह से उनका जो इरोजन होता है उसके भी हम लोग जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और एक और प्रोसेस है, एक और एडवांटेज है कि जो भी हमारा कनाल सेक्शन है उस पर क्या होता है, हमारा फ्लो पे जो है, सप्लाई पे पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। अगर हमारा जो भी सेक्शन है तो उस पर क्या है कि पूरी तरीके से कंट्रोल होता है हमारा फ्लो का, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ मेजर एडवांटेजेस, ठीक, जो हमने लाइनिंग की वजह से हमारा जो एडवांटेज है। लेकिन अब आते हैं हम लॉसेस पे कि हमारा लॉसेस क्या क्या है। तो अगर हम लॉसेस पे आए, तो लॉसेस पे अगर हम आए तो लेट्स मूव कि लॉसेस क्या है। तो सबसे पहला लॉस तो ये है कि हम चाहें तो हम तो यही चाहते हैं कि सारे के सारे कनाल सेक्शन को लाइन कर दिया जाए, ताकि अभी हमने जो भी एडवांटेजेस देखे हैं और जो भी हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट, तो वेलोसिटी का वेरिएशन, कैपेसिटी को राइज करना, हमारा जब भी हम कनाल सेक्शन बना रहे हैं तो मेन जो हमारा मुद्दा है वो तो यही है। लेकिन क्या है कि हम क्या करते हैं लॉसेस में, हम क्यों नहीं कर रहे हैं लाइनिंग। लाइनिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो कॉस्ट का एक्सपेंडिचर कॉस्ट जो आ रही है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। और इतना ज़्यादा कॉस्ट को एफोर्ड जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो लॉस है वो तो यही है कि इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो हाई है, विच इज़ वेरी बेसिक। लगभग हर लॉसेस में या हर डिसएडवांटेजेस में हम लोग सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि उसका कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है लाइनिंग का, वो हाई है। तो एक ये हो गया। उसके बाद से अगर हम कनाल की कोई रीमोल्डिंग करना चाहते हैं, तो रीमोल्डिंग ऑफ द कनाल जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, फिर हम उसकी कोई रीमोल्डिंग नहीं कर सकते अगर एक बार हमने उसमें लाइनिंग प्रोवाइड कर दी है। तो जिस भी तरीके से हमने लाइनिंग कर दी है वही लाइनिंग जो है हमारा चलता रहेगा जब तक कि वो जो है वो मतलब खराब ना हो जाए, ठीक है। तो रीमोल्डिंग जो होती है इसकी, वो बहुत ही मतलब नहीं हो पाती है, ठीक। उसके बाद से क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम जो हमारा आउटलेट है, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा क्या होता है कि रिवर है, रिवर से हमने रिवर के अक्रॉस क्या बनाया हुआ है, मेन कनाल, मेन कनाल से क्या अटैच किया हुआ है, ब्रांच कनाल, ब्रांच कनाल से हमारी सब्सिडरीज अटैच हैं जो कि मेजर और माइनर हो सकती हैं, ठीक है। मेजर सब्सिडरीज हैं, मेजर के बाद जो है हमारी माइनर सब्सिडरीज हैं, माइनर सब्सिडरीज के बाद हमारा वाटर कोर्स है, और तब हमारा आता है फील्ड। फील्ड के जो हमारा वाटर कोर्स और फील्ड होता है वहाँ पर हम लोग आउट मतलब जो है पानी को डाइवर्ट जो है वो वाटर कोर्स के थ्रू ही करते हैं। तो अगर हमने एक बार किसी उसकी लाइनिंग कर दी है, तो उसके बाद से हम आउटलेट की पोजीशन को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आउटलेट भी हमारा फिक्स हो जाता है। अब हम उसमें चाहें कि हम आउटलेट की पोजीशन को चेंज कर दें, तो अब ये लाइनिंग के बाद पॉसिबल नहीं है, ठीक। उसके बाद से जो हमारा मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम जो है वो इसमें जैसे कि लीकेज, लीकेज की जो प्रॉब्लम है, वो लीकेज की प्रॉब्लम अगर आ गई तो फिर उसका जो मेंटेनेंस है वो जो है वो बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा क्योंकि
जो वीड्स और जो हमारे एक्वेटिक प्लांट का जो ग्रोथ है वो नहीं होने पाता है, तो जो लैक ऑफ ट्रीज है वो भी इसमें जो है अकर करेगा, राइट। सो ये तो था हमारा क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम आते हैं कि किस तरीके की लाइनिंग जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन और यूज़ क्या है उसका, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइनिंग, तो हम दो तरीके की लाइनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक या तो हम हार्ड सरफेस लाइनिंग कर सकते हैं या फिर हम अर्थ टाइप की लाइनिंग कर सकते हैं। तो हार्ड सरफेस लाइनिंग और अर्थ टाइप लाइनिंग, तो हार्ड सरफेस लाइनिंग में हमारा क्या आता है, जैसे कि हमारा कास्ट इन सीटू सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो कास्ट इन सीटू सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, फिर हमारा प्लास्टर जो है या फिर शॉर्टक्रीट बोलते हैं जिसको, शॉर्टक्रीट या फिर प्लास्टर लाइनिंग, ठीक है। फिर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, ब्रिक लाइनिंग, टाइल लाइनिंग, ये सारी हार्ड सरफेस है। उसके बाद आता है हमारा असफाल्टिक जो कंक्रीट लाइनिंग होती है, या फिर उसके बाद हमारा आता है बोल्डर की लाइनिंग, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे हार्ड सरफेस लाइनिंग में आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, अर्थ टाइप लाइनिंग। तो अर्थ टाइप लाइनिंग का क्या मतलब होता, जैसे हमने जिसमें भी अर्थवर्क का यूज़ किया हुआ हो, ठीक है। जैसे कि हमने कॉम्पैक्ट अर्थ की लाइनिंग कर दी, हमने अर्थवर्क ही लिया है, उसको कॉम्पैक्टिंग करके उसकी लाइनिंग की है, तो एक हमारा कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग हो गया। और दूसरा क्या है हमारा सॉइल सीमेंट लाइनिंग, ठीक है, सॉइल सीमेंट लाइनिंग। तो ये जो है हमारा दो तरीके की लाइनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हार्ड सरफेस की और अर्थ टाइप लाइनिंग, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्या रिक्वायरमेंट क्या है गुड लाइनिंग की। अगर हमें लाइनिंग प्रोवाइड करनी है, तो अगर हमें गुड लाइनिंग देनी है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो तो है हमारा कि वो फुल्ली वाटर जो है फुल्ली वाटर टाइट होना चाहिए, ठीक है। फुल्ली वाटर टाइट होना चाहिए, मतलब कहीं से भी उसमें वाटर की एंट्री ना हो, क्योंकि लाइनिंग हम इसीलिए प्रोवाइड ही कर रहे हैं कि हमारा जो लॉसेज है, जो सीपेज लॉस है, जो सबसे मेजर लॉसेज हैं उनको रिड्यूस करना है। तो बिल्कुल ही जो हम लाइनिंग प्रोवाइड करेंगे उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर यही है कि वो बिल्कुल भी क्या हो, वाटर टाइट हो, फुल्ली वाटर टाइट हो, ठीक है। उसके बाद से सेकंड आता है हमारा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो भी सूटेबल टाइप ऑफ लाइनिंग का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमी और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये दो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि उसका इकोनॉमिक जो है वो कितना आ रहा है, इकोनॉमी वाइज वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, क्योंकि हम जब भी कनाल की लाइनिंग करेंगे, दोनों इसलिए भी जो कोरिलेटेड है, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग जब कनाल की लाइनिंग करते हैं तो हम लोग उसमें जो भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अभी हमने देखा कि हार्ड सरफेस लाइनिंग और अर्थ टाइप लाइनिंग जो है, ये सारे के सारे हम लोग इस तरीके का मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल को इसलिए चेक करते हैं कि जो भी हमारे ईजिली अवेलेबल जो मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ करें, ठीक है। उनका यूज़ करने से ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई मटेरियल को जो है वो बाहर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी उसमें आ जाता है, तो वो जो है हमारा इकोनॉमी को राइज करता है, ठीक है। तो उस इकोनॉमी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल पे हमारा फोकस होता है। और हमको बिल्कुल स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, मतलब जो अगर हमारे स्किल्ड लेबर होंगे तो उनकी वजह से जो चार्ज अफेक्शन आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड इक्विपमेंट की वजह से, ठीक। और हमारा कितना टाइम अवेल हो रहा है उस कंप्लीट वर्क के लिए, ठीक है। तो कंप्लीटिंग ऑफ वर्क के लिए जो हमारा टाइम अवेल है उस पर भी डिपेंड करेगा। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स हम क्या क्या लगा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, जो हमारे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर की वजह से जो इकोनॉमी आ रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की वजह से जो इकोनॉमी आ रही है, ये 4-5 फैक्टर्स है जिनसे हमारी इकोनॉमी जो है कनाल के लाइनिंग में वो जो है अफेक्ट करती है, ठीक है। तो हमको ये इकोनॉमी फैक्टर भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमें देखना है। उसके बाद से हमारा आता है स्ट्रक्चरल एबिलिटी। तो स्ट्रक्चरल एबिलिटी में क्या आता है कि जो भी हमारा लाइनिंग है वो इतना एबल होना चाहिए, उसके अंदर इतना एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट सब सॉइल, जो हमारा वाटर प्रेशर होता है जो बिहाइंड दी लाइनिंग, जो हमारा सब ग्रेड का, जैसे मान लीजिए जो भी हम लगा रहे हैं तो सब ग्रेड का प्रेशर या हमारा सॉइल या वाटर का जो प्रेशर आता है उस पर, तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इस कदर होनी चाहिए कि हमारा सब सॉइल वाटर प्रेशर जो हमारे लाइनिंग के पीछे प्रेशर जनरेट होता है उसको वो क्या कर सके, बियर कर सके, ठीक है। और वो कैसे बियर करेगा, जो हमारा सबग्रेड है वो क्या है, वो सैचुरेट होता रहता है, ठीक है। वो जब भी सीपेज की प्रॉब्लम, तो थ्रू आउट दी सीपेज या फिर रेन की कंडीशन आ रही है, तो उसमें क्या है कि वो जो है सैचुरेट होता रहता है, ठीक है। या फिर अगर हमारा जो कनाल सेक्शन है उस कनाल सेक्शन का अगर सडन ड्रॉ डाउन हो जाता है, तो उस सडन ड्रॉ डाउन की वजह से वो उसकी जो स्ट्रक्चर की एबिलिटी है उसको वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो हमारा लाइनिंग है, लाइनिंग जो है वो इतना सफिशिएंटली हैवी और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए
ये लोकल कैविटी फॉर्मेशन अगर हो रहा है वहाँ पे तो उनको वो क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। तो लाइनिंग जो है वो सफिशिएंटली इतना हैवी और स्ट्रॉन्ग हो कि जो भी हमारा लोकल कैविटी फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हो रहा है तो अगर बिहाइंड द लाइनिंग जो है हमारा किसी भी तरीके का कोई लोकल कैविटी फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर जो भी हमारा सॉइल का प्रेशर या वाटर का प्रेशर अगर उस लाइनिंग पे आ रहा है, तो वो उसको विदस्टैंड कर ले। तो एक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइनिंग में हमारा आता है क्या, स्ट्रक्चरल एबिलिटी और इकोनॉमी, ये दो फैक्टर्स हमने देखा। थर्ड फैक्टर इज ड्यूरेबिलिटी। तो जो हमारा कनाल का सेक्शन है वो इतना, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो हमारा नेचुरल वियर एंड टीयर है, जैसे कि हमारा इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी हो गया, ठीक है, इफेक्ट जो हमारा वाटर की वेलोसिटी है उसका इफेक्ट हो गया, या फिर जो रेन है कंटिन्यूसली अगर रेनफॉल हो रहा है तो उसका इफेक्ट हो गया, या फिर सनशाइन का इफेक्ट, फ्रॉस्ट का इफेक्ट, या थॉइंग जो होता है हमारा उसका इफेक्ट हो। तो थॉइंग की कंडीशन जो है वो ज़्यादातर कहाँ आती है, जो हमारी कोल्ड कंट्रीज होती है वहाँ पर थॉइंग की प्रोसेस उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर जो है हमारा अफेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को भी उसको विदस्टैंड करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे थर्मल मॉइस्चर चेंजेस होते हैं, ठीक है, या फिर केमिकल एक्शन ऑफ सॉल्ट की वजह से अगर हमारा जो है स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि वो जितना भी उसका ड्यूरेबिलिटी है वो उसको कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक, कि वो इतने सारे जो है वो डैमेजिंग इफेक्ट को विदस्टैंड कर सके। तो ये तो हमारा ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड हो गया। फोर्थ जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमारा क्या, रिपेरेबिलिटी, ठीक है, रिपेरेबिलिटी। सिंस जो हमारा कनाल का लाइनिंग है वो जो है वो डैमेज हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब हमने अगर एक बार लाइनिंग कर दी इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है हमारा लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल ऐसा हो गया, नहीं, उसमें क्या होता है, हमको एक टाइम के एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो हमारा लाइनिंग होता है वो भी डैमेज होने लगता है। तो वो इस तरीके से होना चाहिए हमारा रिपेरेबिलिटी जिसकी आसान हो, ठीक है, जिसको हम लोग इजीली एंड इकोनॉमिकली डील कर सकें, रिपेयर उसको कर सकें, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्रिक टाइल या फिर कंक्रीट टाइल या जो स्टोन बोल्डर की लाइनिंग होती है, हाँ, और या फिर आप प्रीकास्ट स्लैब की जो लाइनिंग होती है वो कंपैरेटिवली जो है वो इजीली रिपेयर हो जाती है एज कम्पेयर टू कास्ट इन सीटू जो कंक्रीट लाइनिंग है, ठीक है। तो हमको रिपेरेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है कि जिसका रिपेयरिंग जो है वो ईजी हो, ठीक, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो है हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम इजीली अवेलेबल मटेरियल भी देखेंगे, उसके साथ ही हम ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रक्चर की एबिलिटी, इकोनॉमी, रिपेयरेबिलिटी, किसकी रिपेयरिंग ईजी है, आसान है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट आता है क्या, इम्परमेबिलिटी का। तो इम्परमेबिलिटी क्या है, जैसे कि क्या होता है कि जो हमारी परमेबिलिटी होती है लाइनिंग की, वो क्या होता है कि वो सीपेज लॉसेस जो होते हैं हमारे कनाल से, जब हमारा डेप्थ ऑफ जो वाटर इन कनाल है या फिर जो हमारा टाइप ऑफ सबग्रेड इन सॉइल है, तो परमिसिबल जो वैल्यू है वो जो है हमारा कम से कम हो, मतलब परमेबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, हमारा जो पूरा स्ट्रैटम है वो क्या होना चाहिए, इम्परमिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है लाइनिंग के लिए, ठीक। उसके बाद आता है क्या, हमारा हाइड्रोलिक इफिशियंसी, हाइड्रोलिकली वो इफिशियंट हो, रेजिस्टेंस टू इरोजन, इरोजन से रेजिस्टेंट कर रहा हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हम यही देखते हैं कि वो बिल्कुल भी उसमें इरोजन की फिनोमेना नहीं होनी चाहिए, और लाइनिंग जब हम कर भी रहे हैं तो हम इरोजन से काफ़ी हद तक बचने के लिए ही हम लाइनिंग कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी कुछ कुछ कंडीशन हैं जिनको वो क्या है कि बिल्कुल फुलफिल करे, ये हमारा जो गुड लाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक और रिक्वायरमेंट है हमारा, जैसा कि जो हमारे जॉइंट होते हैं, जॉइंट अगर हमने बना रखे हैं कनाल सेक्शंस में, तो वो इस तरीके के होने चाहिए कि वहाँ से जो भी हमारा जॉइंट है वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई लीकेज की प्रॉब्लम ना आ रही हो। ऐसा नहीं कि हमने जहाँ पे जॉइंट प्रोवाइड किया वहाँ पर जो है लीकेज या फिर सीपेज की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो उनको भी हमें डील करना है। तो जितने भी जॉइंट्स होंगे वो इतने मतलब ऐसे बनाए जाने चाहिए जहाँ पे लीकेज या फिर सीपेज की प्रॉब्लम जो है वो किसी भी फॉर्म में अगर ना करें, ठीक है। और क्या है कि किसी भी तरीके का कोई डक वीड, मतलब जो भी हमारे खरपतवार होते हैं या फिर जो हमारा एक्वाटिक प्लांट है, तो वो क्या करने लगता है कि जो भी हमारा सरफेस होता है उसके ठीक नीचे, उसके जस्ट बेनेथ वो फ्लोट करता रहता है। तो हम जो हमारी गुड लाइनिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें से ये भी है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी ग्रोथ नहीं होना चाहिए वीड का या फिर किसी भी तरीके के कोई एक्वेटिक प्लांट का, ठीक है। तो ये जो है हमारी इतनी सारी जो थी वो कनाल गुड लाइनिंग की जो है हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
कि उसकी इकोनॉमी सही होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी, रिपेरेबिलिटी, आपका इम्परमिएबल, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस टू इरोजन, जॉइंट्स जो हैं वो वेल कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए, नो नो ग्रोथ ऑफ वीड और एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमारे कनाल से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्या टाइप ऑफ लाइनिंग में। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि दो तरीके का होता है, एक हार्ड सरफेस लाइनिंग है पहली चीज, और दूसरा है हमारा क्या अर्थ टाइप की लाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन कौन से मटेरियल से लाइनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा क्या पडल क्ले लाइनिंग। ठीक है, पडल क्ले लाइनिंग। तो पडल क्ले जो होता है वो हमारा ज़्यादा इम्परमिएबल होता है लाइनिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, इम्परमिएबल तो वो सफिशिएंटली होता है, लेकिन क्या है कि एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में और आती है, और जब हमारा एक्सट्रीमली जो है अगर मान लीजिए कनाल, अगर हमारा पेरिनियल कनाल है, दो तरीके के कनाल हमने पढ़े थे, पेरिनियल और एक है हमारा क्या नॉन पेरिनियल। तो पेरिनियल कनाल का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे हम लोग 12 महीने जो है वो वहाँ से हम लोग उस कनाल का यूज़ करते हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए, जबकि हमारा जो नॉन पेरिनियल कनाल है वो एक तरीके का सीजनल कनाल होता है, जिसमें सीजन में पानी आता है और उसके बाद जो है उसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो मे बी कि ना हो। ठीक है, तो जो हमारा पडल क्ले है वो इम्परमिएबल तो होता है, लेकिन उसमें क्या है कि एक्सट्रीमली ड्राई जब कंडीशन आती है तो उसमें क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब वो ड्राई होगा तो उसमें क्रैकिंग जनरेट हो जाएगा, तो वो जो हमारी क्रैकिंग जनरेट हो जाती है तो फिर उसको हमें फिर से मेंटेन करना होगा। तो इस वजह से पडल क्ले अगर हमारा अवेलेबल है तो अवेलेबल होता है तो ही करते हैं, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये है कि हमको जो हमारा पेरिनियल कनाल होगा, पेरिनियल कनाल की लाइनिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्या हमारा पडल क्ले। ठीक है, एक तो हमने पडल क्ले लाइनिंग है, दूसरी कौन सी लाइनिंग है हमारी लाइम कॉन्क्रीट की लाइनिंग। ठीक है, तो जो हमारी लाइम कॉन्क्रीट की लाइनिंग होती है, तो लाइम कॉन्क्रीट की लाइनिंग जो है हम उसको यूज़ करते हैं अगर जो है हमारा लाइम जो है वो इजीली अवेलेबल है, तो ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंशियंट टाइम में लाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल भी था, उसका कॉस्ट भी जो था वो सस्ता था, कॉस्टली नहीं था, तो मेंटेनेंस भी उसका इजी था, तो इस वजह से हम लोग लाइम का यूज़ जो है वो एंशियंट टाइम में काफ़ी करते थे। तो लाइम कॉन्क्रीट जो लाइनिंग है हमारी, वो हम लाइम की लाइनिंग तभी करेंगे जब वो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो पाए। ठीक है, तो जो भी हमारा कनाल में जहाँ पे भी हम लाइनिंग करते हैं, तो उसके जो ईजिली जो नियर बाई अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं, वो उनके बिहाफ पे ही हम उसकी लाइनिंग जो है वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर हमारे जो इकोनॉमी फैक्टर है, क्योंकि कोई चीज़ जो मटेरियल हम बाहर से उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे तो फिर उसमें हमारा इकोनॉमी जो है वो लग जाता है। ठीक है, इसका कॉस्ट जो है हमारा लाइम कंक्रीट लाइनिंग का वो लो होता है, ऑल्दो ये मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और इसकी परमेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो मोर स्टेबल विद लेस परमेबिलिटी, ये कॉम्बिनेशन जो है हमारा लाइम कंक्रीट लाइनिंग का वो सबसे सूटेबल होता है। ठीक है, एक तो हमारा उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लो है और मोर स्टेबल है और विद लेस परमेबिलिटी। राइट, तो ये हमारा लॉन्ग लाइम कंक्रीट लाइनिंग जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक तरीके की लाइनिंग होती है हमारी क्या सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग। तो सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग तो सभी जानते हैं कि बहुत ही स्टेबल होता है और इम्परमिएबल भी होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है हमारा क्या सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग। लेकिन एक जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्या, ये हमारा इजीली अवेलेबल भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो मेन फैक्टर क्या है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वो हाई है इसमें। तो इसलिए सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग जो है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि हमको वही प्रोवाइड करनी पड़े, तो कंपल्शन में हम इसको नहीं रखते हैं। कॉस्ट इशू इसमें है, तो इस वजह से अगर कॉस्ट का इशू ना हो तो ही हम सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप का लाइनिंग है हमारा वो है क्या हमारा ब्रिक एंड टाइल की लाइनिंग। ठीक है, ब्रिक जो है वो हम उसको ऑल्सो भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा मतलब लाइनिंग के लिए। ठीक है, तो ब्रिक या टाइल में हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक को भी यूज़ करते हैं और टाइल को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइल को जब हम यूज़ करते हैं तो टाइल्स के साथ साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट। जैसा कि टाइल्स लगता है तो उसमें हम लोग सीमेंट का भी यूज़ करते हैं, तो वो उनका रेशियो क्या रखते हैं, 1:3 का रेशियो रखते हैं लाइनिंग का। ठीक है, तो ब्रिक और हम लोग टाइल्स की लाइनिंग भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या हमारा फ्लैग स्टोन लाइनिंग। फ्लैग स्टोन लाइनिंग, स्टोन्स की लाइनिंग हम तब करेंगे जब हमारे पास इजीली अवेलेबल होगा। अगर स्टोन हमारे पास इजीली अवेलेबल है तो हम इसको लाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो था हमारा कुछ खास तरीके की जो लाइनिंग थी कि हम लोग किस किस मटेरियल की लाइनिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अ, ये था हमारा लाइनिंग से रिलेटेड। और आगे हमको इसमें पढ़ना है क्या, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज। वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज। तो वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज, जैसा कि हम जानते हैं वाटर लॉगिंग तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है पहले से भी, बहुत हम लोग वाटर लॉगिंग के बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं, इश्यूज भी बहुत रहते हैं वाटर लाइनिंग को लेके। वाटर लाइन लॉगिंग क्या है, ये एक तरीके की फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वाटर टेबल है वो भी हाई होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है और वहाँ पर हमने जो पानी है वो प्रोवाइड किया, जो भी हमारा इरिगेशन चैनल के थ्रू हमने पानी प्रोवाइड किया। अब होता क्या है कि जो हमारा कल्टीवेटर होता है, जो किसान होता है, वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ले ले, ठीक है। और अगर उसने जितना भी हमारा इरिगेशन के लिए पानी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अगर उसने ले लिया है, तो अगर किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में अगर मोर जितना भी वाटर की क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट अगर उससे ज़्यादा पानी डिलीवर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा पानी जो है वो टाइम के साथ साथ सीप डाउन होता है और सीप डाउन होके वो नीचे चला जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन अगर हमारा ग्राउंड वाटर टेबल ऑलरेडी रिचार्ज है, उसका ग्राउंड वाटर टेबल भी जो है वो कंपेरेटिवली हाई है, और फिर क्या होता है कि अब पानी जो है वो नीचे सीप डाउन नहीं हो पाता है, लेटरली वो परकोलेट नहीं हो पाता है। तो फिर ऐसे में क्या होती है, जो हमारी रूट जोन होती है, रूट जोन में पानी जो है वो क्या होता है, जमा जमा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो हमारी फ्लडिंग की प्रॉब्लम आती है, वो रूट जोन में पानी अगर जमा हो गया तो हमारा इससे क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स या जो भी हमारे क्रॉप होते हैं, अगर रूट जोन में पानी इकट्ठा हो गया है तो जितना उनको चाहिए वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो पानी बिल्कुल स्टैग्नेंट फॉर्म में हो, वो मूव ना कर रहा हो, स्टैग्नेंट फॉर्म में वैसे ही रहे फ्लडिंग की कंडीशन में, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी हमारा रूट जोन होगा प्लांट का वो इल एरेटेड हो जाएगा, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा इल एरेटेड हो जाता है वाटर लॉगिंग की वजह से, तो ऐसे में क्या होता है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और डिकम्पोजिशन की वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जितना हम चाहते थे प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली भाषा में कि सड़ गए, ठीक है, तो वो जो है हमारा इल एरेटेड हो जाएगा। तो जितना भी हमको प्रोडक्टिविटी है कंपेरेटिवली क्या होगी, लेस मिलेगी, ठीक है। तो ये तो है हमारा वाटर लॉगिंग का मेन प्रॉब्लम, ठीक, जो हमारे इरिगेशन में हमने जो इरिगेशन में हम नॉर्मली फेस करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा लाइफ ऑफ प्लांट होता है, प्लांट की जो लाइफ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है। जैसे हमारा न्यूट्रिएंट्स के लिए हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है, जैसे नाइट्रेट्स हो गया इन द, तो नाइट्रेट जो है वो प्लांट क्या करता है, कंज्यूम करता है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उन्हीं को वो कंज्यूम करता है एज अ न्यूट्रिएंट। तो नाइट्रेट को उसने कंज्यूम किया, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक बैक्टीरिया फॉर्म करता है अंडर अ प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है हमारा नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि एक जो है बैक्टीरिया फॉर्म हुआ, और ये बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से थ्रू जो भी हमें बैक्टीरिया फॉर्म हुआ है उसको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जो है क्योंकि वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाती है, तो जो हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या होने, मरने लगते हैं, उनकी डेथ होने लगती है। तो इस वजह से वो इल एरेटेड हो जाता है, और जो हमारे प्लांट या फिर जो फूड है उसका प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली लो होता है। जैसा कि अगर वाटर लॉगिंग नहीं होती और नॉर्मली रूट जोन होता तो उसके कंपैरिजन में उस जो हमारा है वो काफ़ी लो हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे हमारे क्या, वाटर लॉगिंग से रिलेटेड। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को, वाटर लॉगिंग को ही अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वाटर लॉगिंग क्या है, उनके कॉजेज़ क्या हैं, उनके इल इफेक्ट्स क्या हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ भी रखा है। सो वी विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है। आई होप कि आपको लाइनिंग और टाइप ऑफ लाइनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर लॉगिंग, ओके। सो टिल देन, थैंक यू।